तो सनातनियों को जगाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है। अभी देवकीनंदन ठाकुर को आपने सुना कि एक धर्म के पथ पर चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या लिखा है, यहां कि सनातन में बाधा डंडे से दूर होगा। अब समझिए कि सनातन के रास्ते में जो कुछ भी आएगा, ये मोहन भागवत ने बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कहा है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, कि सनातन में कोई भी बाधा होगी वो डंडे से दूर होगा। यानी कि अब रामायण की उस चौपाई पर जाइए, भय बिनु होत न प्रीति, यानी अब दिखाना होगा। और देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, भागवत का कहना है। धर्म की शक्ति है जो दुनिया को जोड़ के रखती है, आगे बढ़ाती है, लेकिन एक अधर्म भी है, वो भी सृष्टि का हिस्सा ही है, वो भी सदा रहता है और इन दोनों का संघर्ष रहता है। धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रभावना होती है, तो प्रत्यक्ष भगवान आते हैं। संघ का काम चलता है, संतों का काम चलता है। प्रारंभ तो एक ही अक्षर से होता है, सम, परंतु बाद में ध और क में फर्क आ जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म को प्रवर्तित रखने के लिए संतों के उपदेश कथाएं जब चलती है, तो वो क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी चिंता न करते हुए उसमें कोई बाधा न लाए, इसलिए दरवाजे पर डंडा लेकर बैठने का काम हम लोगों का। तो अंदर कथा क्या चल रही है इसका हमको बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन जो चल रहा है बहुत महत्व। और चलिए अब आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो ये कह रहे हैं कि हिंदू ना कभी किसी को डराता है ना धमकाता है, लेकिन अगर हमें कोई धमकाएगा ये हमें मंजूर नहीं है। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हिंदू छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर हिंदुओं को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। यही वर्तमान सनातन संस्कृति का संभव है। क्या कहा सुनिए। हाल के प्रवाह में उस मंदिर को तोड़ करके आतताइयों ने हमारे अपने मान सम्मान और हमारी अपनी इज्जत में प्रश्न लगाया था, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और ये फूटते फटाके फूटने दो भाई, यही तो दिवाली का आनंद है। जोरदार ताली बजाओ आनंद के साथ। एक एक आवाज दुश्मन की छाती में बंदूक की गोली की तरह लग रही है। ये आनंद हमारा है, ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को लेकर ठोस रणनीतियां बनाई जा रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, सुनवाते हैं आपको। से जांच हो और किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही हो। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं कि एनआईए भी यूएपीए का ही उपयोग करता है। एनआईए ने 632 मामले दर्ज किए और इसमें से 498 में लगभग 500 में आरोप पत्र दायर कर चुके हैं और 95% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर है। अगर ये एनआईए कर सकता है तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं कर सकती? जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए, और जहां यूएपीए लगाए वहां आपकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच एनआईए के तर्ज पर ही हो। इसलिए मेरा आग्रह था, और अभी अभी एक एसओपी, इसकी पूरी एक बहुत अच्छा बुकलेट मैंने डिटेल में देखा भी है, सदानंद जी मुझे 20-25 दिन पहले देकर गए थे। एक बहुत अच्छी एसओपी की बुकलेट यहां से जारी की है, तो मैं मानता हूं कि इसका उपयोग करना हर राज्य पुलिस ने अपनी कार्य संस्कृति में डालना चाहिए। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते।
अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझ कर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकते। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना कि आतंकवाद का खात्मा बहुत जरूरी है, लगातार उस दिशा में रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका इस समय केवल यूपी में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी बजता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनके एक एक शब्द और एक एक बातें, एक एक नारे पूरी तरह से चुनाव की दिशा ही बदल दे रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से परेशान है कि आखिर अब इस पर किया क्या जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे पूरी दिशा बदल रहे हैं, देश के सियासत की रिपोर्ट में आप देखिए। एक है तो नेक है। अभी 15 मिनट बाकी है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक योगी विरोधियों पर अटैक कर रहे हैं। उनके हमले इतने सटीक हैं कि विरोधी उनके अटैक से निपटने में ही अपनी सारी ऊर्जा खपा दे रहे हैं। योगी एकता की बात करते हैं तो जवाब में विरोधी नफरती तकरीर गढ़ने लगते हैं। खासकर योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से जैसे पूरा विपक्ष ही तर्कहीन हो गया है। बीते रोज भी सीएम योगी ने महाराष्ट्र में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने वालों को सीधा संदेश दिया। उन्होंने यूपी से दंगों के खत्म होने का जिक्र किया, शांति व्यवस्था की बात की, लेकिन उनकी एकता संदेश ने विरोधी खेमे में ऐसी खलबली मचाई, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में भूचाल आ गया। सपा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई देने लगे, तो वहीं जूनियर ओवैसी को ऐसी मिर्ची लगी कि वो मोदी योगी से दुश्मनी निभाने की बात करने लगे। बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? जूनियर ओवैसी की ये बेचैनी वाजिब भी है, क्योंकि